स्टूडेंट्स, हम लोग एच पैरामीटर्स को यूज करके ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर हमने सीबी और सीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको सोल्व कर लिया था। हमने करंट गेन, वोल्टेज गेन और शक्ति लाभ जो हमारा पावर गेन होता है, आर आई, आर ओ आदि के मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए थे कॉमन बेस के लिए और कॉमन इमीटर के लिए। ठीक है, हमने कॉमन बेस और कॉमन इमीटर के लिए इनके मान ज्ञात किए थे और सिंप्लीफाइड मॉडल बनाया था। सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर हमने कॉमन बेस के लिए और कॉमन इमीटर के लिए बना लिया था। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाइड मॉडल जब हम बना रहे थे तो वहां पर हमने एच आर और एच ओ को क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सारा कर लिया था यहाँ तक। आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कलेक्टर को देख रहे हैं कि कॉमन कलेक्टर का अगर हम एज ए एम्पलीफायर कॉमन कलेक्टर के अंदर देखेंगे तो वहां पर क्या होगा हमारे पास में कि कॉमन कलेक्टर जो होता है इसके अंदर आउटपुट जो होता है वो किस पर लेते हैं, इमीटर के ऊपर लेते हैं। ठीक है, इमीटर पर हमेशा जो हमारा इमीटर टर्मिनल है, उत्सर्जक टर्मिनल, उस पर लोड लगाया जाता है आर एल, और आउटपुट हमेशा यहाँ लेते हैं। तो ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर जो वीबीबी बैटरी है, इस वीबीबी से क्या कर रहे हैं, आरबी रेजिस्टेंस के थ्रू, आरबी रेजिस्टेंस क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस, या हम इनपुट रेजिस्टेंस नहीं, ये क्या रहेगा, बेस रेजिस्टेंस रहेगा आरबी। और इससे यहाँ पर वीबीबी से क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसको फर्स्ट बायस को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास में ये वीसीसी है इससे क्या करते हैं कि इसको रिवर्स बायस देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा आर एल है, लोड के सिरों पर क्या ली जाती है, वो ये आउटपुट लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारा वी आई है वो क्या होगा, सिग्नल सोर्स होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसका सिंप्लीफाइड मॉडल बनाते हैं और इसके लिए हम धारा लाभ, वोल्टता लाभ, शक्ति लाभ आदि को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने कॉमन बेस और कॉमन इमीटर के लिए निकाला था, वैसे निकालेंगे यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम इसका सिंप्लीफाइड मॉडल बनाते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि सबसे पहले एच आई ओनली एच आई को ही रख रहे हैं, एच आर को हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एच आई को शो कर देंगे। ये हमारा ई टर्मिनल है, ये हमारा सी टर्मिनल है, ये ई टर्मिनल से हमारा क्या है, आर एल कनेक्टेड है, और जो हमारा आर एल है इसके सिरों पर क्या लेंगे हम लोग, ये यहाँ पर वीसीसी हमारी लगी हुई रहेगी, और जो आर एल है उसके सिरों पर क्या ली जाती है, वी आउटपुट को हम आर एल के सिरों पर लेते हैं। तो ये इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आर एल है इसके सिरों पर वी आउटपुट वोल्टेज, ये हमारी एच आई सी हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये एच एफ सी, और करंट क्या होगी, इनपुट करंट आई बी। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट आ जाएगा। एक बार इसको बना लें। ठीक है, ये बना लिया। कॉमन कलेक्टर, ठीक
है, कॉमन कलेक्टर के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये अपना जो सर्किट है, ठीक है, सर्किट के अंदर एच ओ और एच आर को हम शो नहीं करते हैं, क्योंकि एच आर और एच ओ को नेग्लेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमारी जो करंट होगी, ये हमारी करंट क्या हो जाएगी, आई ई आई बी प्लस आई सी, और ये अपनी करंट हो जाएगी आई बी करंट, और यहाँ पर हमारे पास में आई सी करंट, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार टर्मिनल होगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हमारा सर्किट होगा ए आई इक्वल टू क्या होता है, करंट गेन है ये। तो करंट गेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, I2 अपॉन I1, ठीक है। सेम प्रोसेस है जैसे हमने कॉमन बेस और कॉमन इमीटर के अंदर किया है, वैसे हम कॉमन कलेक्टर के अंदर भी AI, AV, RI और RO को निकाल सकते हैं। और जो हमारा HFE-IB होता है, ठीक है, HFE-IB या HFB-IE जो भी हम निकालते हैं, ठीक है, इसको हम ट्रांस कंडक्टेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं, GMVBE या GMVEB जो भी हम लिख रहे थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद में एक टेबल है हमारे पास में, जो कि H जो हमारे पैरामीटर्स हैं कि HIE, ठीक है, और HIB और HIC, जहां पर HIE क्या है, कॉमन इमीटर के अंदर है, HIB कॉमन बेस का है, और HIC कॉमन कलेक्टर के लिए होगा। तो इनमें रिलेशन है, ठीक है। तो इनमें रिलेशन की एक टेबल है, उसको मैं आप लोगों को बनवा दूंगी, या आपकी बुक में है वो टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें रिलेशन होते हैं इन तीनों के अंदर, जैसे ही इनके अंदर होंगे वैसे ही HFE, HFB और HFC के अंदर होते हैं, ठीक है। और इनका जब हम करंट गेन, वोल्टेज गेन ये निकाल लेंगे, उसके बाद में हम इनको कंपेयर करते हैं कि किसका करंट गेन ज्यादा होता है, किसका वोल्टेज गेन ज्यादा होता है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर के अंदर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया, AI इक्वल टू I2 अपॉन I1। I2 करंट कौन सी होगी, IC, कॉमन कलेक्टर है IE होगी, और ये हो गया I1। I1 कौन सी हो जाएगी, IB हो जाएगी। अब जो हमारी IE है, यहाँ पर जब हम 4 टर्मिनल नेटवर्क की तरह इसको शो करते हैं, तो यहां से क्या होगा, IE प्लस IB प्लस का IC इक्वल टू 0। तो IE इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का IB प्लस IC, ठीक है। ये जो हमारी करंट की डायरेक्शन होंगी तीनों यहाँ पर ऐड हो रही हैं, तो IE इक्वल टू माइनस का IB प्लस IC होगा। तो ये आ जाएगा माइनस का IB प्लस IC अपॉन IB। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस IC अपॉन IB, ठीक है। तो ये 1 प्लस IC अपॉन IC अपॉन IB क्या होता है, HFE होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस HFE। HFE क्या है, बीटा है, ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, या हम कह सकते हैं कि करंट गेन है। IC अपॉन IB करंट गेन किसमें मिलता है, कॉमन इमीटर के अंदर। हम HFE IC अपॉन IB है, ठीक है, और ये किसमें होगा, कॉमन कलेक्टर के अंदर करंट गेन जो हमारा होता है। तो यहाँ पर हमें रिलेशन मिल रहा है AI में, और इसमें 1 प्लस HFE, ठीक है, इसको लिख लें। फिर हम AV का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कॉमन, ये जो हमारा कॉमन कलेक्टर है, इसके अंदर हम करंट गेन और करंट गेन हम निकाल चुके, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस को निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें कंफ्यूज मत होना, बस ये क्या है कि यहाँ पर कॉमन, ये जो हमारा इमीटर टर्मिनल है, इसके ऊपर क्या ले लिया जाता है, आउटपुट लेते हैं,
तो ये दिखने में हमारा कॉमन इमीटर की तरह ही लग रहा है। इसके अंदर क्या होता है, कॉमन कलेक्टर के अंदर कि जो हमें V आउटपुट मिलता है वो अप्रोक्सीमेट V इनपुट के इक्वल ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्सर्जक अनुगामी इमीटर फॉलोवर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं V आउटपुट अपॉन V इनपुट। इसलिए इसका जो वोल्टेज गेन होता है अप्रोक्सीमेट क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आउटपुट और इनपुट दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो AV इक्वल टू क्या होगा, V आउटपुट अपॉन V इनपुट, और V आउटपुट हमारा क्या होगा, माइनस का IE/RL। V इनपुट के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, V इनपुट इक्वल टू, V इनपुट हमारे पास में क्या आ जाएगा, VI इक्वल टू, VI की इक्वेशन क्या होती है, HI और HI, और साथ में क्या आता है हमारे पास में, इनपुट करंट। तो यहाँ पर हम इससे भी निकाल सकते हैं, जो हमारा ये लूप लग रहा है इसके अंदर, इससे अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से हम स्टार्ट करें इस लूप के अंदर, तो ये आ जाएगा VI इक्वल टू HIC IB और IB प्लस IC RL। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है इसके अंदर हम वैल्यू रख दें, यह आ जाएगा माइनस का IE/RL अपॉन IB प्लस का IB प्लस IC इंटू RL। ठीक है, IE की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, IE इक्वल टू क्या है, माइनस का IB प्लस IC, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, IB प्लस IC इंटू RL, और यह आ जाएगा HIC IB प्लस IB प्लस IC इंटू RL। ठीक है, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन होगा, वोल्टेज गेन का होगा। यहां से हम इसको सोल्व करके HFE की फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख ले, इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो AV इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा, IB को हम कॉमन ले लें, 1 प्लस IC अपॉन IB RL, और यहां से भी हम IB को कॉमन ले लें, प्लस का 1 प्लस IC अपॉन IB इंटू RL। ठीक है, ये इस प्रकार आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास में IC अपॉन IB आ रहा है। IC अपॉन IB क्या होगा, IC अपॉन IB। ठीक है, IC अपॉन IB हमारा HFE होता है, तो AV इक्वल टू IB 1 प्लस HFE RL, और यह आ जाएगा IB से IB कैंसिल, और यह आ जाएगा 1 प्लस HFE RL। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है कि V आउटपुट अपॉन V इनपुट अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, तो AV का मान जो होगा वो अप्रोक्सीमेट 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा करके इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, या यहाँ तक रहने दें। तो ये हमारे पास में वोल्टेज गेन आ जाता है। इसके बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, RI और RO का मान।
आर आई इक्वल टू क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस है ये, तो इसका मान वी आई और आई वन का रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पर हम वी आई के लिए एक्सप्रेशन ले सकते हैं, जैसे हमने इसके अंदर लिखी थी वैसे ही अपने पास में वी आई के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। और आर ओ का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो आर ओ होता है हमारा वी टू अपॉन आई टू, तो हम आई टू की इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, और आर ओ निकालते टाइम क्या रखना है, वी आई को 0 रखना है। ठीक है, तो ये सेम है, आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखना, आर आई और आर ओ का मान निकालना। ठीक है, जैसे हमने कॉमन बेस कॉमन इमीटर के अंदर निकाला था वैसे हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, इसके अंदर जो कॉमन इमीटर वाला हमारा पार्ट है, जो हम एनालिसिस ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कर रहे हैं एच पैरामीटर्स को यूज करके, तो कॉमन इमीटर वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अंदर आप लोग कॉमन इमीटर को अच्छे से करना है इसमें, और जो भी हमारे वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस जो भी निकालना है वो सारा कॉमन इमीटर के अंदर अच्छे से निकालना। और जी एम यानी जो हमारी ट्रांस कंडक्टेंस है उसके लिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा कुछ कॉमन इमीटर वाला जो आपका पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, कॉमन कलेक्टर ज्यादा मोस्ट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन है इनको हम कंपेयर करें, सीई कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन और सी कॉन्फ़िगरेशन। ये सी हमारा कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट गेन ए आई, वोल्टेज गेन ए वी, इनपुट जो रेजिस्टेंस है आर आई और आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन इमीटर होता है इसका करंट गेन जो होता है वो क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ही क्या होते हैं, कॉमन इमीटर के हाई होते हैं, अच्छे रहते हैं दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन इमीटर होगा इसके लिए मच मच ग्रेटर देन 1 रहेगा, यानी हाई होता है। और वोल्टेज गेन भी क्या होगा, हाई होगा। और आर आई मीडियम रहता है और आर ओ भी मीडियम होता है। ठीक है, अब हम बात करें कॉमन बेस की, तो कॉमन बेस के अंदर क्या होगा, पहले हम कॉमन बेस में हमारे पास में जो करंट गेन है, ठीक है, करंट गेन का मान क्या होता है, कम होता है, और करंट गेन ज्यादा होता है और वोल्टेज गेन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा आर आई है, इनपुट इम्पीडेंस जो होगी कॉमन बेस के अंदर, इनपुट इम्पीडेंस का मान लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस का मान क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और जो हमारा कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर के अंदर क्या होगा कि जो इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या होगी, हाई होगी, और आउटपुट इम्पीडेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, लो होगा। पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्यों होता है, क्योंकि कॉमन जो हमारा कलेक्टर है इसमें अपोजिट होगा कॉमन बेस या कॉमन इमीटर की जब हम बात करें, क्योंकि कॉमन कलेक्टर के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने का कारण क्या है, क्योंकि जो सीबी जंक्शन है वो क्या हो जाता है, ट्रांजिस्टर का जो सीबी जंक्शन होगा, ये हमारा इमीटर, बेस और ये कलेक्टर, तो जो सीबी जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है। ठीक है, और ये रिवर्स बायस जंक्शन इसका इनपुट आएगा, तो यहाँ पर जो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस होगा वो क्या होता है, ज्यादा होता है ट्रांजिस्टर में। ठीक है, क्योंकि सीबी जंक्शन जो है वो क्या है, रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, तो रिवर्स बायस्ड में इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, इस वजह से इसका
जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हाई होता है और आउटपुट क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन बेस के अंदर। तो कॉमन बेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हाई रहेगा। इस प्रकार जो हमारे कॉमन इमिटर और कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर होते हैं, इनमें वैल्यू आती है। ठीक है, और जो करंट गेन है, ठीक है, करंट गेन या वोल्टेज गेन जो होता है वो क्या रहता है, कॉमन बेस के लिए करंट गेन का मान कम होगा। ठीक है, और वोल्टेज गेन का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो जो हमारा कॉमन इमिटर है ये सबसे अधिक यूज में ले जाने वाला, या हम कहते हैं सबसे यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस ये दोनों मीडियम होते हैं। लेकिन जो हमारा गेन है, यानी जो एम्पलीफायर का काम हो रहा है ट्रांजिस्टर के द्वारा, एम्पलीफाई क्या होते हैं, यहाँ पर हमें वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों ही हाई मिलते हैं। कॉमन बेस में जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये कम रहेगा, लो रहता है, और वोल्टेज गेन हाई होता है। कॉमन कलेक्टर के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज गेन कम होता है, क्योंकि कॉमन कलेक्टर में V आउटपुट अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है V इनपुट के। तो V इनपुट के जितना ही आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब एम्पलीफाई कम हो रहा है या एम्पलीफाई नहीं हो रहा है, तो इसका वोल्टेज गेन जो है वो लो रहेगा, और कॉमन कलेक्टर का जो करंट गेन है वो हाई रहता है। ठीक है, और इस प्रकार भी हम देख सकते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि कॉमन कलेक्टर के अंदर हमारी जो इनपुट है वो रिवर्स बायस वाला जंक्शन है। ठीक है, और आउटपुट हमारा फॉरवर्ड बायस जंक्शन है। तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट पार्ट मिलता है, ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा, वोल्टेज गेन कम रहेगा, क्योंकि ये हमारा फॉरवर्ड है, यहाँ पर करंट गेन अधिक रहेगा। फॉरवर्ड बायस में हमारा ये जंक्शन, तो यहाँ पर करंट गेन अधिक रहेगा। ठीक है, और कॉमन बेस में आउटपुट जो होता है, या सेकंड जो हमारा जंक्शन है वो रिवर्स बायस में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज गेन अधिक होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो ये हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बायस जो है वो आउटपुट वाला पार्ट होगा, और यहाँ पर रिवर्स बायस फॉरवर्ड वाला पार्ट है, इस वजह से ये करंट गेन हाई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे तीनों कॉन्फ़िगरेशन है उनको कंपेयर कर सकते हैं, जिनमें से सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, कॉमन इमीटर होता है। ठीक है, इसको बना ले। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग की। ठीक है, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है, बायस क्या होती है हमारे, ट्रांजिस्टर को बायस प्रदान क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक हमारी अनस्टेबल डिवाइस है, और इसका जो क्यू पॉइंट होता है, ठीक है, क्यू पॉइंट की हमने बात की थी, यानी क्यू पॉइंट जो होगा ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन में इसको रखते हैं, ताकि, और एक्टिव रीजन में किस प्रकार था हमारा, जब हमने लोड लाइन को पढ़ा था, तो जो हमारे ट्रांजिस्टर के विन्यास जो आते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इसके ड्रॉ करते हैं वो इस प्रकार आते हैं। तो इसके अंदर क्यू पॉइंट, इस प्रकार हमने क्यू पॉइंट को डिफाइन किया था। तो ट्रांजिस्टर का जो क्यू पॉइंट है वो क्या रहना चाहिए, इस एक्टिव रीजन के मिडिल में होना चाहिए, जिससे कि आईबी या आईसी में वेरिएशन होते हैं तो जो क्यू पॉइंट है वो शिफ्ट ना हो, ठीक है, स्थायी बना रहे। ठीक है, ये यानी ये किसके अंदर हो, इस एक्टिव रीजन में ही रहे।
ठीक है। लेकिन जो क्यू पॉइंट है इसके ऊपर किसका इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण क्यू पॉइंट के अंदर क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं, यानी क्यू पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से आईबी और आईसी जो होंगी वो क्या होंगी, इंक्रीज होती हैं। ठीक है, ये इंक्रीज होंगी, इसकी वजह से टेम्परेचर के अंदर वेरिएंस से क्या होगा, क्यू पॉइंट शिफ्ट होता है। यानी ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए, यानी हम किस में रखते हैं इसको, ट्रांजिस्टर में एक्टिव रीजन में रखते हैं ट्रांजिस्टर को। तो क्यू पॉइंट जो है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण क्या होता है, शिफ्ट होता है। इसकी वजह से क्या किया जाता है, ट्रांजिस्टर को प्रॉपर बाइस्ड किया जाता है, जिससे कि क्यू पॉइंट शिफ्ट ना हो और ट्रांजिस्टर स्टेबल बना रहे। ठीक है, तो जो हमारा क्यू पॉइंट है उसके ऊपर इन वेरिएशंस का इफेक्ट पड़ेगा, यानी ट्रांजिस्टर के जो प्राचल हैं, पैरामीटर्स हैं, उनके वेरिएशन से। ठीक है, तो क्यू पॉइंट जो होता है इसके ऊपर आईसी या आईबी में जो परिवर्तन आते हैं उनका इफेक्ट होगा। और जो हमारा आईसी है वो किस किस से मिलकर के बनता है, आईसीबीओ या आईसीओ, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की करंट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इनमें वृद्धि होती है करंट के अंदर, तो क्यू पॉइंट जो होता है वो शिफ्ट होता है। ठीक है, इस वजह से ट्रांजिस्टर को बायस प्रदान करते हैं। तो आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो बायस हैं, एक तो फिक्स्ड बायस है, दूसरा सेल्फ बायस है, तीसरा और फोर्थ 4 रजिस्टर बायस है, यानी 4 रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो है उसको प्रॉपर बायस्ड करते हैं, जिससे कि टेम्परेचर के इफेक्ट को या टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण क्यू के अंदर जो शिफ्ट आता है उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए ट्रांजिस्टर को प्रॉपर बायस प्रदान करते हैं। या हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर को स्थायित्व देने के लिए, स्थायी करने के लिए बायस किया जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बायसीकरण कहते हैं। ठीक है, इनके नाम लिख लें एक बार। ठीक है, इनको लिख लिया। तो अब जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसमें बायस या बायसिंग जो करते हैं वो किस प्रकार करते हैं कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की तरह काम करे, एम्पलीफायर की तरह। उसके लिए जो हमारा फर्स्ट बायस है वो किसके अंदर होगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर, यानी जो इमिटर बेस हमारा जंक्शन होगा वो किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। और सेकंड जो हमारा जंक्शन है वो किसमें होगा, सीबी जंक्शन जो होगा वो किसमें होगा, रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर जब हम यूज करते हैं तो उसके एम्पलीफिकेशन के लिए जरूरी है कि वो प्रॉपर बायस्ड हो। और प्रॉपर बायसिंग क्या होगी ट्रांजिस्टर की, कि फर्स्ट बायस फॉरवर्ड हो और सेकंड क्या हो, रिवर्स हो। ठीक है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये हमारा ई टर्मिनल है, ये हमारा बेस है और ये कलेक्टर है। तो कलेक्टर, इमिटर और बेस जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड रहे और ये रिवर्स रहे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बायसीकरण कहते हैं, बायसिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर को ये बायस प्रदान करने को बायसिंग कहेंगे। ठीक है, अब इस बायसिंग के अंदर जो हमारा क्यू पॉइंट है, ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट, वो क्या रहना चाहिए, एक्टिव रीजन में ही रहना चाहिए। और उसके अंदर टेम्परेचर के इफेक्ट को कम करते हैं, क्योंकि उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इसलिए इन बायस को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर के
ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की तरह प्रचालन के लिए प्रथम बायस, अग्रदिशिक बायस तथा द्वितीय बायस किसमें रखते हैं? रिवर्स के अंदर फर्स्ट बायसित, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा जंक्शन होगा इमीटर बेस वो फॉरवर्ड होगा और सेकंड किसमें होगा? रिवर्स होगा। फर्स्ट बायसित रखते हैं तथा इसे बायसीकरण कहते हैं। बायसीकरण कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर को बायस्ड किया जाता है और ट्रांजिस्टर का जो क्यू पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में रहता है। ये हमारी कंडीशन किसकी है? एक्टिव रीजन की है, क्योंकि सैचुरेशन रीजन के अंदर तो क्या होता है? दोनों ही फॉरवर्ड होती है हमारी, और कट ऑफ रीजन के अंदर क्या होता है? दोनों ही रिवर्स होती हैं। तो जो कंडीशन हमने लिखी है बायसिंग की वो किसकी कंडीशन है? एक्टिव रीजन में होने की, और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर क्या करता है? एम्पलीफायर का काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा क्यू पॉइंट है वो किस प्रकार से इफेक्ट होता है टेम्परेचर के वेरिएशन से, और उसको टेम्परेचर का वेरिएशन जो है वो हम बायस को यूज करके किस प्रकार कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बायस की जो हमारा बायसीकरण है, बायसिंग है, इसकी डेफिनेशन को लिख लें।